कभी सोचा है कि वो सॉफ्टवेयर जिसने इंसानों को पहली बार चांद पर पहुंचाया, वो अब आपकी जेब में समा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आइए, आज अपोलो 11 के उस ऐतिहासिक कोड की कहानी को समझते हैं, जो कागज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सिमटकर एक छोटे से क्यूआर कोड में बंद हो गई है। इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है मार्गरेट हैमिल्टन अपोलो 11 के कोड के प्रिंटआउट्स के पहाड़ के पास खड़ी, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा क्यूआर कोड। अब सवाल ये है कि बाईं तरफ का वो सारा डेटा दाएं तरफ के इस छोटे से स्क्वायर में आया कैसे, और ये सफ़र हमें टेक्नोलॉजी और अपने इतिहास को सहेजने के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वक्त था 1960s का। मिशन था चांद पर उतरने के लिए एक ऐसा कोड लिखना जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ये चुनौती जाहिर है बहुत बड़ी थी। उस जमाने का जो सुपर कंप्यूटर था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, वो अपने आप में एक कम माल की मशीन थी। पर आपको पता है उसकी कुल मेमोरी कितनी थी? सिर्फ 36 किलोबाइट्स। जी हाँ, सही सुना आपने। आज तो एक अच्छी क्वालिटी की फोटो भी इससे ज्यादा बड़ी होती है। बस 36 केबी में पूरे चांद के मिशन का दिमाग चलाना था। अब आज के हिसाब से 36 केबी कितना होता है? रेडिट पर किसी ने क्या खूब अंदाजा लगाया है। अपोलो मिशन का पूरा कोड आज के जमाने की एक फिटबिट के छोटे से चार्जर में फिट हो सकता है। सोचिए जरा, उस वक्त के इंजीनियर्स ने किन मुश्किलों में काम किया होगा। और इस पूरे कमाल के पीछे जो दिमाग था वो थी सॉफ्टवेयर टीम की लीडर मार्गरेट हैमिल्टन। वो सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं थी, बल्कि उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की नींव रखी। वो एक असली विजनरी थी। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार कोड को डिबग करते हुए ऑजिगलगिल मेथड का जिक्र हुआ। मार्गरेट हैमिल्टन ने पूछा कि भाई ये है क्या? पता चला जर्मनी में इसका मतलब होता है आंखों से अंदाजा लगाना या आई बॉलिंग। मतलब इतने जरूरी कोड पर बस अंदाजे से काम चल रहा था। उनके सामने एक और मुश्किल आई जब उन्हें अर्नी नाम के एक प्रोग्रामर से एक ट्रिकी प्रोग्राम मिला। ट्रिकी क्यों? क्योंकि उसमें एक भी कमेंट या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। उसे समझना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से मार्गरेट का मिशन शुरू हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो साफ सुथरा हो और जिसे कोई भी समझ सके। उन्होंने एक नियम ही बना दिया कि हर कोड में कमेंट जरूर डाले जाएंगे, क्योंकि कोड सिर्फ लिखने वाले के लिए नहीं होता, पूरी टीम के लिए होता है। ये सोच आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बुनियाद है। और उनका मंत्र था रिमेंबर अर्नी, यानी अर्नी वाली गलती दोबारा कभी नहीं करनी है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर। वो पल जब सबकी सांसें रुक गई थीं, चांद पर लैंडिंग से बस कुछ सेकंड पहले, और मार्गरेट हैमिल्टन के सॉफ्टवेयर का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जरा सोचिए, आप चांद पर उतरने ही वाले हैं और अचानक कंप्यूटर पर लोड इतना बढ़ जाता है कि वो ओवरलोड हो जाए। लूना मॉड्यूल के अंदर 1201 और 1202 अलार्म जोर जोर से बजने लगे। ह्यूस्टन कंट्रोल में एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी हैमिल्टन के सॉफ्टवेयर ने अपना कमाल दिखाया। उनके बनाए अल्ट्रा रिलायबल सिस्टम ने फौरन प्रॉब्लम को पहचान लिया। उसने कंप्यूटर को आदेश दिया कि सारे गैर जरूरी काम अभी के अभी छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ लैंडिंग पर लगाओ। और सिस्टम तुरंत रिकवर हो गया। मिशन बच गया। और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूना मॉड्यूल को चांद की सतह पर उतार दिया। पता है उस वक्त कितना फ्यूल बचा था? बस कुछ ही सेकंड्स का। अगर वो सॉफ्टवेयर एक पल के लिए भी चूक जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। खैर, ये तो थी 50 साल पहले की बात। लेकिन आज, इतने सालों बाद, उस बेशकीमती कोड को जिंदा रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। पहले कोर रोप मेमोरी होती थी, आज हमारे पास गिटहब है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी चीजों को बचाना और मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आज अगर किसी को 30 साल पुरानी फ्लॉपी डिस्क का डेटा चलाना हो तो कितना मुश्किल होगा। तो इस मुश्किल का आज के ज़माने का सल्यूशन क्या निकाला गया? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इस पूरे ऐतिहासिक कोड को एक बहुत ही सिंपल से क्यूआर कोड में डाल दिया। पर यह प्रोसेस उतना आसान नहीं था। रिसर्चर्स को पहले तो ये तय करना था कि कौन सी कोड फाइलें सबसे ज़रूरी हैं, और फिर उन्हें इतना छोटा करना था कि वो एक क्यूआर कोड की लिमिट में आसानी से फिट हो जाएं। कोड को छोटा करने के कई तरीके थे, लेकिन टीम ने एक हाइब्रिड अप्रोच चुना।
मतलब जो हिस्से सबसे ज्यादा जरूरी थे उन्हें बिल्कुल वैसा ही रखा गया और बाकी के कोड को कंप्रेस कर दिया गया। इससे साइज और हिस्टोरिकल वैल्यू के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ अब कोई भी अपने फ़ोन से इस कोड को स्कैन करके पढ़ सकता है, ये बहुत एक्सेसिबल है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा कोड नहीं है, ये उस विशाल कोड का बस एक छोटा सा ज़रूरी हिस्सा है। और नतीजा आपके सामने है, ये QR कोड। इसे स्कैन करते ही इतिहास का वो खास पन्ना आपके फ़ोन पर खुल जाता है। लैंडिंग सीक्वेंस से लेकर उस मशहूर अलार्म को हैंडल करने वाला कोड, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ अपोलो 11 के बारे में नहीं है, ये हमारे डिजिटल भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। ये चार्ट असलियत को साफ साफ दिखाता है। पूरे कोड का 99.9% हिस्सा इस QR कोड में शामिल नहीं है। जो बचाया गया है वो सिर्फ 0.1% है। ये पूरा इतिहास नहीं, बल्कि इतिहास का एक छोटा सा चुना हुआ हिस्सा है। और हाँ, इस तरीके की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। असली हार्डवेयर के बिना इस कोड का पूरा मतलब समझना मुश्किल है। और क्या पता, कल को QR कोड ही पुराना हो जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि डिजिटल इतिहास को बचाने के जो तरीके हम आज बना रहे हैं, वो खुद भविष्य में एक नया रिस्क बन सकते हैं। देखिए, आज हमारा इतिहास कोड में लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर बड़े साइंटिफिक डेटा तक सब कुछ डिजिटल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें से क्या बचाया जाएगा और क्या हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और इससे भी बड़ा सवाल कि ये फैसला आखिर करेगा कौन।